हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं और फिर देखने का प्रयास करेंगे कि ये कुंडली क्या बताती है। इस कुंडली को शुरू करूं इसके पहले जिन्होंने ये भेजा था उनसे मैंने जब सवाल किया था कि मेन क्वेश्चंस क्या होंगे, तो उन्होंने जो लिखा पहले उसको सुनिए। ये इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें जो कुंडलियों में दिख रही होती हैं उसे देखकर किसी ने बता तो दिया, लेकिन वो क्या सही में फ्रूटफुल हो पाती हैं, अन्यथा नहीं। इस बारीकी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रणाम गुरुजी, इस समय आप ही भगवान के रूप में मुझे मार्ग दिखाने आए हैं। बचपन से ही मेरा जीवन कष्टों और बीमारियों से गुजरा। मुझे बताया गया था कि मैं अपने जीवन काल में बहुत कुछ हासिल करूंगा। मैं भी हमेशा यही चाहता था कि घर परिवार को हर खुशी दूं, जिसके लिए मैंने हर संभव प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहा। जीवन के हर क्षेत्र में केवल असफलता ही हाथ लगी। अपनों का कभी साथ नहीं मिला। अगर कभी किसी ने साथ दिया भी तो केवल दिखावे के लिए या अपने फायदे के लिए। दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा मिलते हैं। अभी हालात ऐसे हैं कि परिवार की जरूरतें पूरी कर पाने में असमर्थ हूं। मैं भी नहीं जानता कि इन सब के पीछे किन कर्मों का हाथ है, लेकिन मैं अभी भी हिम्मत नहीं खोई है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि इन दुखों, कष्टों और असफलताओं का सिलसिला केवल मुझ तक ही रहे, मेरे बच्चों और आने वाले पीढ़ी सुखी रहे। अब ये जो चीज हुई है यहाँ पे, आप एक चीज को तो समझ रहे हो कि ये बात कही गई है कि कुंडली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, लेकिन जो उनके जिंदगी में हो रहा है वो उस लेवल पे चीजें मैनिफेस्टेट नहीं हो रही। अब देखिए कि ये कुंडली, जो शब्द उन्होंने लिखे यहाँ पे, वो चीजें आपको एग्जैक्टली दिखाई देगी। पहली चीज तो मैं इनसे कहूंगा कि भगवान ना बनाइए। मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूं। जिंदगी के अंदर जो चीजें हो रही है हमें सिर्फ वही खोजने का काम करना है। इसके अलावा हम कोई बड़े पंडित नहीं है। जो लाइफ है, लाइफ में चीजें क्यों हैं, बस मैं वही खोजता हूं। इसलिए मैंने चैनल में भी कहीं पंडित और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रिसर्च है, खोज। चलिए अब खोजते हैं कि आपकी कुंडली क्या दे सकती है, कैसे दे सकती है और कब दे सकती है। मैं यहाँ पे कोई दशाएं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आपकी उम्र इस समय तकरीबन तकरीबन 50 या 51 साल की होगी। देखिए ये जो कुंडली है, ये कुंडली 9 नंबर से शुरू होती है, ठीक है। 9 नंबर से शुरू होने का मतलब हो गया कि धनु लगन की कुंडली है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है लग्नेश। क्यों? क्योंकि लग्नेश जो है ना, वो सोचने की ताकत बता सकता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बता सकता है। मुझे आज एक और वीडियो बनानी थी जिसे मैं आज नहीं बना पाया, मैं कल बनाऊंगा, क्योंकि आपका केस जेन्युइन भी है और बहुत जरूरी है। आपको पिछले 3-4 दिन वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। देखिए जब हम शुक्र को देखेंगे, क्योंकि इनका जो लगन है वो 19 डिग्री पूर्वाषाढ़ा स्वामी होते हैं शुक्र, तो शुक्र जो है वो इस कुंडली में लगन के मिड पॉइंट लॉर्ड होकर लगन में विराजमान है। सबसे पहले अगर मैं भी देखता तो मेरे को ये नजर आता कि हाँ, शुक्र जो है वो लगन का स्वामी होकर लगन में बैठा है, तो इंसान जो भी करना चाहेगा वो कर लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एग्जैक्टली लगन में बैठा है। लेकिन देखिए अंदर की चीज, शुक्र जो है वो गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु की राशि में बैठे हैं तो गुरु जो है वो 1st हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। यानी कि जो आपके सोचने का ढंग होगा उसके अंदर एक फैक्टर तो आएगा, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आपको कोई बात सोचना पड़ता हो, या फिर अपने सुख संसाधनों को लेकर सोचना पड़ता हो। ये चीज तो क्लियर हो जाएगी। जिस तरीके से आपने लिखा है कि मैं अपने परिवार को भी सुख दे सकूं, और बीमारी की बात भी आपने कही है, वो दोनों इस वाले कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हो बहुत आसानी से। देखिए 6ठे घर का स्वामी है शुक्र, जो आपका लगन का मिड पॉइंट लॉर्ड है, वो 6ठा घर बीमारी और साथ ही साथ 11th हाउस लाभ का भी स्वामी है। तो ये कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आपकी जो सोच होगी वो होनी चाहिए, एक तो सेवा प्रधान, सेवा से मेरा मतलब है सर्विस, 6th हाउस, ठीक। दूसरा, सर्विस के साथ साथ आपकी सोच में एक हिस्सा होना चाहिए, वो होना चाहिए लाभ का, गेन्स का। ये वो दो चीजें हैं जो कि आपके
सॉफ्टवेयर में कह लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में इनबिल्ट फिट की गई थी। लेकिन जब ये शुक्र जो है वो नक्षत्र में देखें तो नक्षत्र में वो केतु के आ गए। ठीक है, अब जब शुक्र केतु के नक्षत्र में आए तो, और हमने पहले देखा कि कुंडली में केतु जो है वो तो नवम भाव में नजर आते हैं, तो इसे देखकर कोई भी ये कहेगा कि आपका ये जो कुंडली है वो बहुत ही ज्यादा हाईली सक्सेसफुल पर्सन की कुंडली बन जाएगी। लेकिन होगा क्या, ये केतु 0 डिग्री पे बैठे हैं और आपका जो 8th हाउस है ये ऑलमोस्ट 7 डिग्री से शुरू होता है और 14 डिग्री के आसपास तक जाता है। इसीलिए केतु का जो प्रभाव है वो भाव चलित में अष्टम से जुड़ा हुआ है, और यदि केतु भाव चलित में अष्टम से जुड़ रहे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि शुक्र के साथ इनका संबंध षडाष्टक है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जहां पे ये शुक्र बैठे हैं उसके नक्षत्र स्वामी से ओरिजिनली वो षडाष्टक हो रहे हैं। ये एक वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी यही कुंडली जब शुक्र को इसका फल देना है तो इसका भी फल देना है। हम लाभ की तरफ कैसे आएंगे, हम उस पर भी चलेंगे। अभी अगली चर्चा करते हैं सूर्य को लेके। सूर्य जो है वो किसी का भी आत्मबल होता है, कॉन्फिडेंस का लेवल होता है। तो देखिए सूर्य इस कुंडली में 9th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, 9th हाउस के लॉर्ड होके वो बैठे हैं कहां जाके, शनि की राशि में। शनि के साथ उनकी वैसे तो नैसर्गिक शत्रुता है। नैसर्गिक शत्रुता होने के बावजूद भी, क्योंकि सूर्य से गिनेंगे तो 1 2 3 4 शनि जो है वो मित्रवत होके बैठे हैं, इसीलिए कुंडली में चीज वहां तक न्यूट्रल है। सूर्य क्या दर्शाते हैं, सूर्य बेसिकली किसी भी इंसान का विल पावर, उनका कॉन्फिडेंस दर्शाते हैं। वो शत्रु राशि में है, इसका मतलब है कि एनीथिंग रिलेटेड विद द 2nd हाउस, फाइनेंस की सेविंग्स हो सकती है। दूसरी चीज घर परिवार के लोग हो सकते हैं, कुटुंब हो सकता है। इन दो हिस्सों के अंदर क्योंकि वो नेचुरली शत्रु राशि में बैठे हैं तो चुनौतियां आएंगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि 9th हाउस का लॉर्ड होके, किस्मत का स्वामी होके सूर्य जो है वो कहां जाके बैठ गया है, अपने से षडाष्टक। यह अलग बात है कि किस्मत का स्वामी धन के भाव में जाके बैठने के कारण धन को बढ़ाएगा, यह हमें ऐसा देखने में लगता है। ये कहीं तक सही भी होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि उस राशि के स्वामी, जिस राशि में सूर्य बैठे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। शनि जो है बहुत आसानी से चीजों को देने वाले नहीं है, इसका मतलब है बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद संचित धन हासिल होगा। जो ये सूर्य हैं ये नक्षत्र से जुड़े हैं मंगल से। मंगल इस कुंडली में स्वामित्व रखते हैं 5th भाव का और 12th हाउस का, द्वादश भाव का। ठीक है, इस हिसाब से हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सूर्य है उसका संबंध भी बन रहा है आपके 12th हाउस से। पहले वाले का तो 6 11 था, नीचे स्तर पे 8 था। यहाँ पे किस्मत जो है वो पंचम से और 12th हाउस से, खर्चों से, परेशानियों से जुड़ी हुई है। पंचम भाव होता है पूर्व पुण्य का और अगला जो 12वां भाव है वो होता है खर्चे और मानसिक परेशानियों का। तो कहीं ना कहीं किस्मत पूर्व पुण्य पिछले जन्म की किसी उससे भी कनेक्ट हो रही है और खर्चों से नेचुरली कनेक्ट हो रही है, दुखों से भी कहीं कनेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं चंद्रमा। ये वो टॉपिक था जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना था। चंद्रमा जो है किसी भी कुंडली में जब कहीं बैठते हैं तो वो 3 चीजों को लेके बैठ जाते हैं। पहली चीज होती है भाव, दूसरी होती है राशि और तीसरा तत्व होता है वो होता है नक्षत्र। तो यहाँ पे देख लीजिए चंद्रमा जो है अष्टम भाव में लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी में वो परिस्थितियां हमेशा बनेंगी जो कि मन को किसी ना किसी चीज को खोजने में हमेशा लगाए रखें, खोजने में हमेशा लगाए रखें। में एक चीज और ध्यान दीजिए, अष्टम भाव जो है वो खोज का है तो यही ऑक्कल्ट का भी है, यही एस्ट्रोलॉजी का भी है। ये जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, क्यों कुछ हो रहा है, मैंने क्या किया, ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने का भी भाव है। इसीलिए आपकी जिंदगी में चंद्रमा ये पहली कंडीशन बना रहा है कि इमोशनल ग्राउंड्स पे आपको इस तरीके से बार बार हिट करता रहेगा कि आपको सोचना पड़े कि मेरी जिंदगी आखिर ये ऐसी है तो क्यों है। दूसरी चीज, चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है वहीं जाके बैठा है और राशि भी कौन सी, चंद्रमा की खुद की। अब चंद्रमा की खुद की राशि होने के कारण आप इमोशनल भी बहुत ज्यादा होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
तीसरी चीज है कि चंद्रमा जो है वो बुध के नक्षत्र में जाके बैठे हैं। बुध इस कुंडली में 7th हाउस और 10th हाउस के स्वामी हैं। ठीक है, तो चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठता है ना, उस नक्षत्र का स्वामी जिन भाव के भी, उन नक्षत्र के स्वामी जिन भाव के भी स्वामी होते हैं, इंसान का मन उन दो भावों को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात यह है कि लगन कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो लग्नेश है वो बीमारी देने में सक्षम है, पहली कंडीशन। रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, दुश्मनी, बीमारी और सर्विस, इसमें पॉजिटिव शब्द है सर्विस, बाकी के तीनों नेगेटिव शब्द है। साथ ही साथ ये सपोर्ट करने को तैयार है किस चीज को लेकर, लाभ को, गेन्स को, फ्रेंड्स को। ठीक है, अब देख लीजिए इसको सपोर्ट जो मिल रहा है वो बेसिकली तो हम देख रहे हैं राशि के हिसाब से 9th हाउस, लेकिन हाउस के हिसाब से 8th से मिल रहा है, यानी कि खोजने से मिल रहा है, पहली कंडीशन। सूर्य जो था उसको सपोर्ट आपकी बुद्धि से मिल रहा है, लेकिन उसको अगला सपोर्ट जो मिल रहा है वो 12वें भाव से ही मिल रहा है। और चंद्रमा तो टोटली अष्टम से ही कनेक्ट होके आपको थॉट दे रहे हैं अपने सर्विस या अपने प्रोफेशन और स्टेटस को लेकर। अब फटाफट से अगली चीज पे चलते हैं, वो से कहते हैं हम किस्मत, नवमांश। देखिए नवमांश की कुंडली जो है वो मैंने लाल रंग से बनाई। इस कुंडली में जो किस्मत आपकी होती है नवमांश में, उस हिसाब से आपका जो एसेंडेंट है वो आपके 10th हाउस स्टेटस में आया हुआ है, और यहाँ पे सूर्य भी विराजमान है। मेरी अभी आपसे पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आपकी किस्मत में सरकार से जुड़ा हुआ कोई कर्मा होने की संभावना बनती थी, और कुछ हद तक स्टेटस आने की भी संभावना बनती थी। ठीक है, दूसरी चीज कि हम नवमांश की कुंडली में सबसे पहले शुक्र को ही देखेंगे, क्योंकि वो हमारे सोचने का ढंग है। वो फिर कहां चला गया, वो फिर चला गया अष्टम में। शुक्र जैसे ग्रह का अष्टम में बैठना तो बुरा नहीं है, लेकिन किस्मत के अंदर देखिए कि शुक्र जो है वो यदि अष्टम में आए हैं तो दो चीजें हो गई। पहली चीज, छठे भाव का स्वामी यदि अष्टम में आएगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा। इसका मतलब है जिंदगी की परेशानियां जो है वो कोई नए रास्तों को खोजेगी जिसके कारण आपको लाभ हो सके। लेकिन ये जो अष्टम भाव है इसके अंदर आपकी किस्मत से 11th हाउस लाभ का स्वामी भी आ गया है। इसके कारण से अचानक से कभी आपको लाभ होने की एक संभावना भी बन सकती है। लेकिन फिर वही बात है, अष्टम का मतलब होता है अकेलापन, जेल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चुनौती है वो ये कि आपको एक कोई ऐसी बीमारियां होने की संभावना बनती है जो लंबे समय तक चले, अन्यथा मानसिक रूप से आप हमेशा अपने आप को ऐसा पाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर मैं अकेला हूं, एक कैद सी जिंदगी जी रहा हूं। इवन दो कि असेंडेंट का जो नवमांश में जो लगन बन रहा है वो 10वें घर से बन रहा है, स्टेटस देना चाहता है। तो ये तो हुई चीजें कि क्या हो रहा है इस जिंदगी के अंदर। जिन्होंने भी आपकी कुंडली देखी थी उनको ये कुंडली देख के ऐसा लगा कि भाग्य का स्वामी जो है वो तो धन भाव में बैठा है, धन ध्यान बढ़ जाएगा। आपका जो कर्म का स्वामी है वो बैठा है आपके लिए 2nd हाउस में, तो कर्म के अंदर भी सारी पॉजिटिविटी आ जाएंगी। लेकिन अब आप देखिए जो मैंने यहाँ पे ये चीजें लिखी है ना, ये पॉइंट्स, ये कहलाता है भाव का बल। तो भाव के बल में अब चीजें हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। भाव के बल में देखें तो शुक्र जो ज्यादा फल कर सकता है ना वो करेगा छठे भाव का, क्योंकि यहाँ पे भाव बल है 7.1 और लाभ भाव में जो भाव बल है वो 6.5 है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए 7 की, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है, जबकि यहाँ पे चीजें मिनिमम रिक्वायरमेंट के बराबर हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिस चीज को मान के चलिए सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये कि जहां कहीं पे भी कुंडली के छठे भाव का स्वामी जाके बैठ जाता है उस पर्टिकुलर चीज से कोई ना कोई परेशानी हमेशा महसूस होती है। तो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी आपके लगन में 1st हाउस में बैठा है जो कि हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इस कारण से ये तो तय था जैसे आपने लिखा कि बचपन से कोई ना कोई बीमारी रहती है, ये इस कारण से हो रहा है। और इसका भाव बल देखिए, बीमारी देने में ज्यादा सक्षम है ओवर कि आपको लाभ दे, इसलिए लाभ तो थोड़े बहुत वो देता है लेकिन बीमारी ज्यादा दे देता है। दूसरी बात कि नवमांश के अंदर मंगल जो है ना वो आपका लगन में 1st हाउस में आके बैठा है, जो कि ठीक करने वाला भाव 5th हाउस का भी स्वामी है, और साथ ही साथ बीमार या हॉस्पिटल पहुंचाने वाला भाव कहाँ का 12th हाउस का भी स्वामी है। 5th हाउस यहाँ पे बलवान है,
12th हाउस एवरेज है 7.3 और ये 8.3। तो आप ठीक हो जाते हो, घर के अंदर ही रहते हो, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करने देता। इस चीज को मैं कहूंगा कि ये किस्मत का सपोर्ट है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर कट होती है। यहाँ पे आप देखो तो आपको स्टेटस में 8.8 है। आप अगर व्यापार करते हो तो इसके अंदर भी आपको 8.8 नजर आ रहा है। लेकिन जो व्यापार है ना, व्यापार वाले का स्वामी अपने से अष्टम में होने के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां महसूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऐसा भी महसूस कर सकते हो कि व्यापार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा कि 50 साल आपकी उम्र है, आपने काफी संघर्ष में जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। उसको कैसे यूटिलाइज करिएगा? उसको यूटिलाइज करिएगा अपने सर्विस के द्वारा। वो सर्विस कैसी होगी, हम इसको भी अभी थोड़े समय में देखेंगे। अब मैं फटाफट से आता हूं आपके D10 कर्मा वाले चार्ट के ऊपर, और दूसरा ये जो है हमारा अष्टक वर्ग का चार्ट। तो कर्मा के चार्ट में यदि हम देखें तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड था ना शुक्र, वो उच्च राशिस्थ होकर बैठा था। जैसे आपने अपने उसमें बता दिया था कि मैं अपने घर बार को हर सुख संसाधन देना चाहता हूं। शुक्र हर विलासिता की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कर्म के अंदर वो 4th हाउस के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं, इसलिए आपने जो शब्दों को यूज किया है वो यहां पर बिल्कुल सही बैठता है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे आपका जो ये 10th हाउस है उसका स्वामी होके बुध, वो जाके बैठा कहाँ है? 1st हाउस में। तो कहीं ना कहीं आपको खुद से कुछ ऐसे कर्म को करना होगा जो आपको स्टेटस भी प्रदान करेंगे। उस पर भी हम अभी जस्ट बात करेंगे। यहाँ पे भी आप एक चीज को ध्यान से देखो, मंगल जो है ये इस कर्मा के अंदर बहुत प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि वो वहां पे भी 1st हाउस में आके बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल को अब हमें समझना बहुत जरूरी है। एक चीज नेचुरली आपके साथ हो रही है जिसको शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या ना किया हो, वो ये कि ना चाहते हुए भी बीमारी आपके पास आ रही है। ठीक है, देखिए इसका मेन रीजन समझ लीजिए। 1st हाउस जो कि हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसका स्वामी हो गया गुरु, और वो बैठा है 12वें घर में। और चौथे भाव का स्वामी भी है गुरु, वो भी बैठा है 12वें घर में। तो कहीं ना कहीं नेचुरली ये एनर्जी मंगल के साथ जुड़ के बैठी हुई है। वो आपको ठीक तो करती है लेकिन बीमार करके हॉस्पिटल 12th हाउस की तरफ लेके जाती है। आपको अपनी जिंदगी में सक्सेस पाने का जो रास्ता बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपको दिया गया है सबसे स्ट्रॉन्ग चीज, रोग रिपु ऋण, बीमारी वाली चीज जो कि आपको दी गई है। तो इसको यूटिलाइज किसी तरीके से करिए। कहां पर? हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसा कोई कर्मा जो कि हॉस्पिटल से जुड़ के होता हो, या तो उसको कीजिए, या फिर 12th हाउस है तो अपने बर्थ प्लेस को छोड़िए और विदेश, विदेश से मेरा मतलब ये नहीं कि आप आउट ऑफ इंडिया ही चले जाएं। आप जिस भी एक कल्चरल एरिया में रहते हैं, आप उस कल्चरल एरिया को छोड़कर जब थोड़ा दूर हटेंगे, वो भी हमारे लिए 12th हाउस की एनर्जी के बराबर होगा। तो जो चीज बीमारी में जाके आपको हॉस्पिटल लेके जा रही है, वो एनर्जी हॉस्पिटल ना ले जाके वहां की चुनौतियों को देगी। क्योंकि मंगल इस कुंडली का सबसे ज्यादा बलवान ग्रह है, इसलिए आपके पास दो चीजें हमेशा रहेंगी। एक आपकी अपनी बुद्धि, और दूसरा आपका खर्चा, 12th हाउस। ठीक है, खर्चे काफी रहेंगे। तो जब बाहर आप हटोगे तो जाहिर सी बात है कि वहां रहने खाने में अपने आप ही खर्चे होंगे, तो वो खर्चों को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया जा सकता है। बुद्धि जो आपके पास है, सोचने की क्षमता, उसको आप यूटिलाइज करोगे। आपने उसमें लिखा भी था कि इतने कष्टों के बाद भी आप चीजों को आराम से संभालने का प्रयास कर रहे हो। उसका रीजन ये है कि चंद्रमा और सूर्य आमने सामने हैं, पूर्णिमा का जन्म है। ठीक है, इवन दो कि ये इमोशनल राशि में है, लेकिन यहाँ पे शुभ ग्रह बुध जो है, जिसका नक्षत्र में वो बैठे हैं, वो भी देख रहा है। इसीलिए नेगेटिव सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगी और आप पॉजिटिवली काम करने में सक्षम होंगे। अब आते हैं हम इस पर्टिकुलर चार्ट पे, जिसके अंदर हमने हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड्स और अष्टक वर्ग पॉइंट्स को भी लिखा हुआ है। देखिए 39 पॉइंट्स हैं आपके कर्मा के, और लाभ है आपका 33। आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो लेकिन आपको उसका जो लाभ है वो कम मिलता है, और इसके बाद आपके खर्चे जो हैं वो भी काफी हाई हैं। किस्मत भी आपकी 30 पर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो जिन्होंने कहा था कि आपकी कुंडली को देख के आप दुनिया में सब कुछ पाओगे, उनको यहां तक की चीजें देख के तो सब कुछ लग रहा था। सिर्फ दो जगह पे ऐसी मिस्टेक हो गई कि 50 साल की जिंदगी में सिर्फ संघर्ष करना पड़ा। पहला तो ये कि आपका जो छठा भाव है ये ज्यादा बलवान हो रहा है कंपेयर टू लाभ, इसीलिए आप अपनी सर्विस को किसी भी तरीके से कहाँ इंक्लाइंड करें,
कोशिश ये करें या तो बर्थ प्लेस से दूर हटके, पहला। दूसरा ये हो सकता है हॉस्पिटल्स, जो कि 12th हाउस है। तीसरा वो साइड दे रहा हूं जिसमें कि आप अपने मन के अंदर भी खुश रहेंगे और काम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जब तक मन से खुश नहीं इंसान तब तक काम नहीं होता। वो चीज क्या होगी, देखिए चंद्रमा भी यहीं बैठ रहे हैं, शुक्र भी यहीं बैठ रहे हैं, और 8वां घर जो होता है खोज का। तो किसी भी तरीके से कुछ ऐसे काम जो कि खोज करने वाले हो। 4 नंबर की राशि है, आप ह्यूमन साइकोलॉजी को खोज सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट की चीजों को भी खोज सकते हो। किसी भी चीज को इन्वॉल्व करिएगा खोजने के लिए, और चीजें जो होती हैं वो क्यों होती हैं इस चीज को खोज कर अपने कर्मा को करने के लिए। क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो बैठा कहाँ है, बुध के नक्षत्र में बैठा है, जिसका मैं अलग से एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगा कि चंद्रमा जो बैठता है उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। 8वां घर में बैठा है, यानी कि मन जो है उसको अगर खुश रखना है तो अष्टम भाव की चीजों को करना होगा। अष्टम भाव की चीज में एक तो एस्ट्रोलॉजी होती है, दूसरी होती है किसी भी तरह की रिसर्च, ठीक है, गहराइयों की खोज। तो आप किसी भी गहराइयों की खोज में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। मैं उसको एज अ प्रोफेशन नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आप अपना जो भी काम करेंगे प्रोफेशन वाइज उसे करते चलिएगा। कुछ समय ऐसा दीजिएगा कि किसी भी चीज में गहराई को खोजने का प्रयास कीजिएगा। शुक्र और चंद्रमा दो यहाँ पे चीजें बैठी हैं, तो शुक्र जो होता है ना वो धन का कारक है, तो कोशिश आपकी सोचने की उसमें भी होगी वो धन को लेकर है। तो आप ये करिए कि धन को कैसे संचित किया जा सकता है इन पे ही खोजने का काम कीजिए। इससे क्या होगा, आप इस चीज को दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाओगे, जिसे हम कहते हैं ना फाइनेंशियल सेविंग्स वाले काम। आप उसको धीरे धीरे सीख के करिए। जब आप उस चीज पे काम करना शुरू करोगे तो आप अपनी भी फाइनेंस को बूस्ट करोगे, और साथ ही साथ आप उसी चीज को दूसरों को गाइड भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने कर्म के अंदर इस बुलंदी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना होगा इस बुध का। बुध वाणी स्थान में बैठे हैं, बुध वाणी के कारक है। इसका मतलब है आपको बाहर निकल के लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करना पड़ेगा। जब आप कम्युनिकेशन स्थापित कर लोगे तो आप महसूस करोगे कि आप ज्यादा खुश हो। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। एक आपने और उसमें चीज लिखी थी कि बहुत ही जो दोस्त आते हैं वो अपना सेल्फिश नेचर दिखा देते हैं या फिर दुश्मन बन जाते हैं। तो देखिए ये जो छठा भाव है ये दुश्मनी का भी है, और साथ ही साथ शुक्र जो है वो दोस्तों का 11th हाउस भी लेके चल रहा है। किस्मत से राहु जो है ना वो आपके 11th हाउस के अंदर बैठा है। जब भी किसी कुंडली के अंदर, चाहे वो लगन कुंडली हो चाहे वो नवमांश की कुंडली हो, राहु यदि 11th हाउस में जुड़ता है तो आप इस बात को मान के चलिए आपके साथ जुड़ने वाला इंसान तब तक आपके साथ है जब तक कि उसका लाभ ना हो जाए। जिस दिन उसका लाभ हो जाएगा आपकी जिंदगी से वो इंसान चला जाएगा। इसको आप अपना कर्मा समझ सकते हो। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, जैसे आपने बोला कि मैंने पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों का है, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूं। राहु और केतु को आराम से समझ लीजिए। केतु जो है ये दिखाता है हमारे पास्ट बर्थ को, और केतु जो है इस कुंडली में वो बिल्कुल किस्मत के ऊपर ही चढ़ के बैठ गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, आप देखो किस्मत का भाव भी कमजोर, उसका स्वामी भी षडाष्टक, इसीलिए आप उस लेवल पे अपनी किस्मत को बना नहीं पा रहे। असफलताएं बार बार क्यों मिलती हैं, ये इसका जवाब दे रहा हूं। क्योंकि ये जो केतु है ये जहां बैठ जाए उस चीज को सोखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हो यही रहा है, भाव भी कमजोर हो रहा है, भाव का स्वामी षडाष्टक हो रहा है, इसीलिए आप प्रयास तो बहुत कर रहे हो। शनि नीच राशिस्थ होने के कारण धन की कमी और संघर्ष जो आप कर रहे हो उसके अंदर भी चुनौतियां दे रहे हैं। लेकिन शनि को मैंने यहाँ फिर भी ज्यादा जिम्मेदार नहीं माना। कारण यह है कि नवमांश की कुंडली में शनि उच्च राशिस्थ नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आप हमेशा शुक्र अपनी सोच से अपने कर्मा के लिए प्रेरित रहेंगे, उसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन किस्मत यहाँ पे इस चीज को रोक रही है। अब बात यह है कि किस्मत अगर इस चीज को रोक रही है तो वो कराना क्या चाहती है। तो यहां से देखिए इससे 10th हाउस होगा जो कि उल्टा गिनेंगे तो वो आएगा आपका 12th हाउस। आपको बीमार करके भी किस्मत आपसे यही कर्मा करा रही है। 12th हाउस, हॉस्पिटल, बीमारी, बीमार मरीजों की सेवा, समथिंग लाइक दैट। इसीलिए सबसे पहले कोशिश ये कीजिए, ये अगर अष्टम है तो ये आपके लिए उससे पंचम भाव है। या तो अष्टम में किसी चीज को खोज के वो दूसरों में चैरिटी के तौर पे इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप अपने कर्मा को ही 12th हाउस से जोड़ दीजिए। आइदर चैरिटी, आइदर हॉस्पिटल, अगर पॉसिबल हो
तो बर्थ प्लेस को छोड़ के दूर ही चले जाइए। उसमें क्या होगा कि हेल्थ काफी ठीक हो जाएगी। हेल्थ ठीक हो जाएगी, खोजते रहेंगे, मन खुश रहेगा, तो चीजें अपने आप मिलेंगी। कुंडली जिस सक्सेस को दिखाना चाहती है उस सक्सेस को आप हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कुंडली में पोटेंशियल की कमी नहीं है। जो स्ट्रेंथ मिली है इस कुंडली को वो कहां से मिली है? एक तो छठे और 11वें का स्वामी बन के लगन में आया है शुक्र। दूसरा, मंगल जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे करेज देता है, वो भी आया है। और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली क्योंकि 12th में बैठ गया है तो 12th के रिजल्ट को बढ़ा रहा है। इसीलिए आप अपने कर्मा को यदि 12th हाउस से इंक्लाइंड कर दें और सर्विस को ही करते रहें। सर्विस में भी क्या करना है? सर्विस में आपको बोलचाल, कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना है, ताकि दूसरों की चीजों में या तो एज ए चैरिटी या फिर आप उसके लिए अपनी सर्विस देके पैसा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो चीज आप करिएगा। तो आपका ये जो कर्मा है ये होता चला जाएगा। किस्मत जिस चीज को रोक रही है वो रुकना भी बंद हो जाएगा। डिजायर्स से लेकर राहु, क्योंकि आपकी कुंडली में बलवान था केतु से, इसलिए यदि आप डिजायर को लेके चलोगे ना तो आप चीजों को पाने के लिए, सुख संसाधन को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत तो करोगे, लेकिन वो मेहनत, वो डिजायर, जो राहु का कर्मा है वो छठा भाव है। छठा भाव मतलब रोग, रिपु, ऋण, बीमारी कर रहा है। इसलिए मूव करना है केतु की तरफ, कर्मा करना है 12th हाउस की तरफ, और यही कुंडली रहेगी। अपनी जिंदगी में आपने 50 साल पूरे निकाल लिए हैं। इस कर्मा को, इस पोटेंशियल को यूज करके देखिएगा। आने वाले समय में धीरे धीरे आपके अंदर खुद में एक हैप्पीनेस डेवलप होगी, और जब आप मन से खुश होंगे तो आप अपने काम को इतना एंजॉय करेंगे कि यही कुंडली आपको सक्सेस देगी। जहां तक बात है इस पर्टिकुलर हाउस की कि दोस्त दुश्मन क्यों बन जाते हैं, तो इस वाले में यही था। एक तो राहु और दूसरा गुरु। ऐसे में कई बार गुरु चंडाल फॉर्मेशन के कारण हम ऐसी जगहों पे या तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां पैसा फंस जाए, या फिर ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो अपना फायदा उठा के निकल जाए। इस चीज को आप जिंदगी में समझ चुके हो। इस चीज को आप अवॉइड करना, ताकि इस भाव से होने वाले जो नुकसान है इससे आप कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये था आपके कुंडली का एनालिसिस। अगले वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट चर्चा करूंगा जो पूरे इस चंद्रमा को लेकर होगी। किसी भी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठता है वहीं पे वो सारी चीजों को बताता है। अगर उसको डिकोड कर दिया गया तो इंसान अपनी जिंदगी में जो दुख को देख रहा है उसे काफी हद तक कंट्रोल कर लेगा। धन्यवाद।